जो सत्ता में बैठी हुई सरकार वो एक ही जुबान बोलते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, मैं इस उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने नहीं दूंगा। तहस नहस हो जाना है इस राज्य का, बहुत बुरी तरह तहस नहस हो जाना है। हाथ जोड़ के विनती है मुख्यमंत्री जी, आप मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बना दे रहे हो, आपके पास डॉक्टर नहीं है, क्योंकि सरकारें जो बैठ रहा है, जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री में बैठ रहा है वो सेटिंग कर रहा पैसों से, उसे जनता से लेना देना नहीं है। जनता विरोध कर नहीं सकती, उन्होंने कहा भाई ये सरकारी कार्य में वादा कर रहा है, अंदर करो इसको। रोजगार सरकार वहां देना नहीं चाहती है। देखो, इस राज्य को कंकाल करने की पॉलिसी इस राज्य में बनाई जाती है। इस राज्य में डेवलपमेंट के नाम पे क्या करते हैं, टेंडर देते हैं, और इन्हीं के दर्जा राज्य मंत्री कर्नल कोटियाल ने खोल दी पोल। उन्होंने कहा वहां पर तो बॉडी 50 से ज्यादा है, और गवर्नमेंट ने कहा 16-17 बॉडी। वो जो महिला और पुरुष थे वो इतने रो रहे थे, और एक बार तो उनने मेरे से कहा हम आज घर जा रहे जहर खा के मर जाएंगे। पुलिस ने हमारा गर्दन पकड़ के भी हमको डिटेन किया। बसपा के विधायक शहजाद की बात सुन रहा था कि पहाड़ के लोग जो है मैदान में आ जा रहे हैं, मैदान में क्यों आ रहे, पहाड़ को जाओ। अरे हमारा घर है यार, हम आंगन में रहे हैं, अंदर रहे। सही बात। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हरीश रावत जी हैं, जो एक समाज सेवी हैं और जो समाज में हर एक तबके के लोगों की मदद करते हैं। हरीश रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आपने कीमती समय निकाला। धन्यवाद अंजनी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया। हरीश रावत जी, आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए कि ये सामाजिक कार्य जो आप कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, हर एक तबके से आप मदद कर रहे हैं, तो ये कैसे जागरूक हुआ आपके मन में कि मुझे समाज सेवा करनी है? देखिए, मैं एक पहले से ही आंदोलनकारी रहा हूँ, और यह आंदोलनकारी का जो कीड़ा है वो अन्ना आंदोलन ने हमें जगाया। अच्छा, अन्ना आंदोलन से आप भी? हाँ, अच्छा। तो अन्ना आंदोलन में हमने कहा भाई हमारी उम्र कम थी, हम देश की आज़ादी के समय पैदा नहीं हुए, नहीं तो देश के लड़ रहे होते हैं। तो उस समय ऐसा माहौल बना, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो बोले कि ये काले अंग्रेज है देश के, जिनने भ्रष्टाचार कर दिया। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन था अन्ना जी का, बड़ा आंदोलन था, तो उस आंदोलन का हम लोग हिस्सा रहे। उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, उस आम आदमी पार्टी का मैं एज ए फाउंडर मेंबर के रूप में रहा। उत्तराखंड फाउंडर मेंबर ऑल ओवर। अच्छा, फाउंडर। अच्छा। उसके बाद उत्तराखंड में हमने राजनीति की, उसमें इस जिले का भी अध्यक्ष रहा, बागेश्वर का भी अध्यक्ष रहा, यूथ का भी अध्यक्ष रहा। तो 2017 में मैं कांग्रेस में गया, कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता भी रहा। तो फिर मैंने देखा यार, ये कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, तो ये सब पार्टियां एक जैसी है और ये दिल्ली से चल रही है, इसमें हमारी बात कहीं नहीं हो रही है, और हमारे समाज की बात कहीं नहीं हो रही है, यहाँ तो पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो मैंने कहा ये छोड़ो इन सारी चीज़ों को, हम अपनों के लिए काम करें। जैसे आपने चैनल है ना, बैठक अपनों की, ऐसी मैंने भी सोचा कि भाई इतनी बड़ी ताकत हम तो है नहीं ना, हमारे पास फोर्स है, इसलिए हम अपने लोगों की बात करें, छोटी छोटी बातें करें, छोटे छोटे मदद करें, जिससे कुछ लोगों को मदद मिले। बहुत बढ़िया। तो 2022 में हमने पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड करके ये संगठन बनाया। इसकी टैगलाइन बड़ी शानदार है, पर्वतीय अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों के रक्षक। हम अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति और संसाधनों की बात करते हैं, उन्हीं को सजोने का काम करते हैं, उसकी रक्षा के लिए ये पहाड़ी आर्मी। आज की डेट में हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं, हमारे कई जिलों में कमेटियां हैं, कई अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं, मैक्सिमम फौज के लोग हमसे जुड़े हैं, एक्स आर्मी लोग, बहुत अच्छी तादाद में। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत तमाम लोगों की एक उम्मीद टाइप के हमारा संगठन बन रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग मदद के लिए आते हैं, उनकी मदद हो रही है। तो हरीश रावत जी, जो आपने पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद आपने सोचा कि नहीं, कुछ अपना ही करना चाहिए जो आप सामाजिक रूप से लोगों की मदद कर सकें। बिल्कुल। आपने पहाड़ी आर्मी का गठन किया। तो ये जो पहाड़ी आर्मी है, ठीक है, ये किस किस तरीके से लोगों की मदद करती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने स्पष्ट कहा ना, हमारी तो एक टैगलाइन है, उस टैगलाइन में ही आपकी समझ में आ जाएगा। पर्वतीय अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों के रक्षक हैं हम। अच्छा। हमारे जो भी संसाधनों पे वार करेगा और हमारा व्यक्ति को प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लम में होगा, तो हम उसकी आवाज बनेंगे। जो भी, देखो ये भारत है ना, संविधान हमको हर जगह जॉब करने का
राइट देता है, सब जगह खाना खाने का, रोजगार करने का, शादी ब्याह करने का देता है। हमारे लोग दिल्ली, बॉम्बे, पूना, आप भी घूम के आए हो, विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं ना, मगर हर जगह की एक व्यवस्था होती है, वहाँ की संस्कृति होती है। हमारे मम्मी पापा कहते थे बचपन में, जैसा देश वैसा भेष। तो हमारा कहना कि भाई जहाँ आप रहो, आप वैसा ही बन के दिखाओ, वहाँ इस तरीके की हरकतें ना करो जिससे वहाँ के लोग प्रॉब्लम में आ जाए आपके हरकतों से। यानी जबरदस्ती ना अतिक्रमण करो वहाँ, ना जबरदस्ती वहाँ अपनी चीजें थोपो। सपोज करिए आप अमेरिका चले गए, आपको कहाँ का कानून मानना होगा? बिल्कुल अमेरिका का मानना पड़ेगा। लैंग्वेज कहाँ की इस्तेमाल करनी पड़ेगी? वही तीज त्योहार वहीं की तो करोगे, है ना? तो यही मानना है हमारा कि हमारा सुंदर पहाड़ है, सुंदर से पहाड़ आदि कैलाश में, वहाँ शंख बजाना तक अपराध मान एक तरीके से बैन है। वहाँ हम जोर जोर से डीजे बजाएं, विलांच तो होंगे ना, अनर्थ तो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज उत्तराखंड जो है देवभूमि के नाम पे पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो देवभूमि के रूप में देश को जाना जाता है। हमारे भारत को सबसे प्यारा देश हमारा है। और देश में अगर कभी किसी को देवभूमि कहा जाता है वो उत्तराखंड को कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे देश का एक एक व्यक्ति चाहता है कि एक बार मैं उत्तराखंड जाऊं। बिल्कुल। मैं केदारनाथ जाऊं, मैं बद्रीनाथ जाऊं, मैं आदि कैलाश जाऊं। आजकल तो नीम करोली बाबा, नंदा जाते आते यात्रा भारत की सबसे बड़ी यात्रा है, मैं उसमें शामिल हूँ। मैं यहाँ अखंड कैलाश पर्वत के दर्शन करूं। हम यहाँ पर जो पवित्र नदियां हैं, इस पानी को थोड़ा छू लें, शुद्ध हो जाएंगे। तो ये लोगों की चाह है और इसको बनाए रखना हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे संसाधन है, तो इसके बचाव की रक्षा के लिए हमने एक संगठन बनाया। और हम रिक्वेस्ट करते बार बार, भाई यार पर्वतों में जाओ आप, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक विषमताएं हैं, उसको देखते हुए केयर करो भाई इसकी। पूरे भारत को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने पेड़ पौधे खड़े किए, ऑक्सीजन कौन दे रहा? हम ही तो दे रहे ना। हरीश रावत जी, जो अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो हमारे बाहर से जो बिल्डर लोग आ रहे हैं, हमारी पहाड़ी जमीन खरीद रहे हैं, रिसोर्ट बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, इसके लिए आपकी संस्था कुछ आवाज उठा रही है? कई बार हम तो हदब्रत ये हो गई, ये गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई, उस पॉलिसी का नाम कहते हैं होम स्टे पॉलिसी, राइट? देखिए होम स्टे पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों लाई थी? सीधा नजरिया था, उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, लोग अपने ही पुराने घर, उसका जो आर्किटेक्चर होगा, पुराने घर उसको मेंटेन करना होगा। जिसका पुराना घर है उसको मेंटेन करेंगे, होम स्टे करेंगे। और पहाड़ का जो पानी है, पहाड़ का जो फल है, पहाड़ का जो सब्जियां हैं, पहाड़ के जो अनाज है, वो उसमें परोसा जाएगा, राइट? बिल्कुल। और पहाड़ी कल्चर की तरह रखना। मगर हुआ क्या बताइए ना, सारे होम स्टे आज किसके हैं? बाहर वालों के। तो अब भाई होम स्टे पॉलिसी लाए क्यों थे वीर भाई? तुमने कोई वेरिएशन तो रखना चाहिए ना। और सबसे मजे की बात बताऊं, हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। हमने कहा मूल निवास भू कानून का, हमारे प्रेशर में आके मुख्यमंत्री जी ने एक भू कानून लाया इस राज्य में। उस भू कानून की ऐसी धज्जियां खुद ही उड़ाया, बोले कि पहाड़ में जमीन आप नहीं खरीद पाओगे 2700 स्क्वायर फीट से ज्यादा। वो तो आया था कानून, मगर हरिद्वार उधम सिंह नगर में खरीद लोगे। अच्छा, ऐसा ये नहीं था, एक्सक्लूजन था क्या? ये है, ये क्लॉज वहां पे एक्सक्लूडेड था। यस। दूसरा, आप वो कानून की बात करो ना, फिर अगर कानून लाओ तो ढंग से लाओ ना। आप नगर पालिका, नगर निगम, एक क्षेत्र में कोई भी कितनी जमीन खरीद सकता है। और इस कारण से इन्होंने जो छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे कस्बे से पहाड़ के, सबको नगर पालिका, नगर पंचायत बना दिया, ताकि बाहर का आदमी उस क्षेत्र में जमीन खरीदे। बिल्कुल। हरीश रावत जी, मैं अभी बीच में कोसानी गया था, तो कोसानी में मेरा लोकल लोगों से थोड़ी बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अंजनी जी, ये जो हमारे आप आधे पहाड़ देख रहे हैं, ये सब दिल्ली और बॉम्बे की पार्टी ने खरीद लिए हैं। हम जो लोकल लोग रह रहे हैं, हमारे पास थोड़ा कुछ बचा हुआ है, सो बचा है, बाकी सब बाहर की बॉम्बे दिल्ली की पार्टियों ने आके पहाड़ों खरीद दिए रिसोर्ट बनाने के लिए, होम स्टे बनाने के लिए। अब बताइए,
आप समझिए ना। तो इसको तो सरकार को रोकना पड़ेगा देखिए सर। सरकार के अलावा ना एक बताइए, आज जो सत्ता में बैठी हुई सरकार वो एक ही जुबान बोलते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, मैं इस उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने नहीं दूंगा। उत्तराखंड की डेमोग्राफी तो मैं बदलने नहीं दूंगा। ये बताइए डेमोग्राफी बदल कौन रहा है? 40 लाख से ज्यादा लोगों ने इस राज्य के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिए। और आज पहाड़ में आपने कहा ना कौसानी में जमीन कौन खरीद रहा बताइए? क्या कोई मुस्लिम समुदाय वाला खरीद रहा है? तो डेमोग्राफी कौन चेंज कर रहा है? आप बताइए ना। सही बात है, बिजनेसमैन लोग आ रहे हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, ये सत्ता में बैठी हुई भाजपा नहीं है, ये सत्ता में बैठी हुई है भांगरेस, भाजपा प्लस कांग्रेस। विपक्ष का कोई विरोध नहीं है। जो भाजपा में थे वो कांग्रेस में है, कांग्रेस वाले सब राइट। जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में है। सत्ता में जितने मंत्री संतरी वो ज्यादा पहले कांग्रेसी थे, तो मैंने इनका अलग नाम दिया है भांगरेस, भाजपा प्लस कांग्रेस। ये दोनों एक ही है, नाम अलग अलग, एक का नाम भाजपा एक का कांग्रेस है। ये दोनों एक क्लब हो जाते हैं जब जनता के पक्ष में कोई रूल अगर लाना है तो ये विधानसभा में चुप हो जाते हैं। अगर जनता के विपक्ष में जनता को खत्म करने की कोई पॉलिसी लानी होगी, ये दोनों बढ़िया तरीके से पास कर लेते हैं उसको। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई वो गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं घोषित की? हिमाचल प्रदेश उदाहरण है, कहाँ है राजधानी? शिमला। क्या हिमाचल प्रदेश चल नहीं रहा है? चल रहा है बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश का मुझे लगता है दुनिया का सबसे हाइट में अगर स्टेडियम है वो धर्मशाला है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हमारे यहाँ का स्टेडियम क्यों नहीं बना भाई बाढ़ में? क्यों नहीं बना? सही बात है। हिमाचल प्रदेश में एग्जाम्पल, हिमाचल क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है, देवभूमि वो भी है। हमारे बगल में हिमाचल है, हिमाचल में भूकानून है। वहां का सेब, वहां का आलू, वहां का टमाटर फल फूल रहे, वहां के किसान, वहां अखरोट हो रहा है। तो हमारा ठीक पहाड़ वैसा ही क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पॉलिसी नहीं है। बताइए ना, आप तो यहीं के रहने वाले हो, आप जब रामगढ़ एरिया में जाओगे, इस क्षेत्र में कितना आड़ू होता है ना, आम होते हैं, आड़ू होते हैं, आड़ू, पूनम, सब्जियां, टमाटर, आलू, आपका ये बीन्स, ये तमाम सब्जियां होती है। सेब कितना होता है अच्छा, वहीं सड़ जाता है। वो 5 रुपए किलो यहाँ मंडी को बेच रहे हैं, मंडी से वापस जब उनके यहाँ 30 रुपए किलो जा रहा है, तो किसकी विफलता? किसान क्या करेगा भैया? किसान क्या करेगा? छोटे छोटे कोल्ड स्टोर तुमने पहाड़ में क्यों नहीं बनाए भाई? जब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ है, एम्स बन जाता है, तो हमारा एम्स भाई ये ऋषिकेश में क्या कर रहा भाई? इच्छा में बन रहा है अब तो। और एक बात बता ना, आपने ऋषिकेश यार, मैं ऋषिकेश पहले पहुंचूंगा, दिल्ली पहले पहुंचूंगा? बराबर ये बात। दिल्ली के लिए ट्रांसपोर्टेशन मेरे पास, ट्रांसपोर्ट में जो है हर 5 मिनट में, हर आधे घंटे में गाड़ियां है। ऋषिकेश के लिए कहाँ भाई दिन भर में 2 गाड़ियां नहीं, हल्द्वानी जैसे शहर से कौन जाएगा? दिल्ली लाभ कौन ले रहा है? सहारनपुर, शामली, मेरठ, ये लाभ ले रहे हैं वहां का। तो किसका प्रदेश है? उत्तराखंड, पहाड़ के लोगों का, उत्तराखंडियों का। लाभ कौन ले रहा है? यूपी ले रहा है लाभ। और उसके बाद सैटेलाइट से जो सत्ता में बैठी हुई सरकार वो एक ही जुबान बोलते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, मैं इस उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने नहीं दूंगा। तब खोलेंगे तो लोग किच्छा ही आएंगे। आप बताइए किच्छा में लाभ कौन लेगा? किच्छा के बगल में बहेड़ी, उसके बगल में बरेली, उसके बगल में रामपुर, उसके बगल में सब। लाभ कौन लेगा यार? हमारा बंदा पिथौरागढ़ यहाँ से यहाँ आने तक तो ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे मर जाएगा। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है, ये लोग पहाड़ को बिल्कुल ही पलायन करवाना चाहते हैं। क्यों? जवाब देगा, क्योंकि जो मोटे पैसे वाले दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, पॉल्यूशन में, आप तो मुंबई रहे हो ना, पॉल्यूशन कितना है? वो सुंदर पहाड़ में बड़ा सा रिजॉर्ट बना के साल में एक बार आएंगे, सामने हिमालय देखना, अपना स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं। जो इस तरीके से कांड हो रहे प्रदेश में, समझिए ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियां कहां से कहां जा रही है कुछ पता थोड़ा चल रहा है। ये शौक पूरा करने के लिए पहाड़, ये देवभूमि को दानव भूमि बनाना चाहते हैं। सर आधा मुक्तेश्वर, बताइए, आधा मुक्तेश्वर जो है, आप देखिएगा, आप किसी से पूछिएगा, मैं तो पर्सनली विजिट किया अपनी फैमिली के साथ, हमारे मित्र का रिसोर्ट है वहाँ पे, तो हम बैठे हुए थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष के साथ, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब अब ये हालत हो गई है कि आधा मुक्तेश्वर दिल्ली बम्बई वालों ने खरीद लिया है, सेलिब्रिटीज लोगों ने खरीद लिया। यस, ये चीज है। अब दूसरी बात ये बताइए यार, तुमने
भूमि कानून अगर लाए हो तो कैसे खरीद लिए उनने वो जो 200-500 नालियों जमीन पे अपना रिजॉर्ट बना रखा है? बताइए ना। ये खाली झुंझुना करके ये सरकारें जनता को दिखाती है कुछ अखबार में। अखबार की बात याद आई, अभी सरकार ने कहा कि जो यहाँ के मूल निवासी होंगे 10 करोड़ रुपए तक के ठेके जो ठेकेदार होते हैं उनको दिए जाएंगे। अखबार में लाया, नेताओं ने सोशल मीडिया माध्यम से अखबार की तारीफ की, सॉरी सरकार की तारीफ की। जब मैंने मूल जो ठेकेदार है उनसे बात की, उन्होंने कहा हम तो मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोला भाई 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ का सारे ठेकों को क्लब करके 1 अरब 2 अरब का बनाएंगे, किसी नोएडा दिल्ली बॉम्बे वाले ठेकेदार को दे देंगे। और हमको तो किटकंदार तक नहीं बना रहे, सब कंडक्टर तक नहीं बना पा रहे। अब एक चीज बताइए हरीश रावत जी, जो खनन का है, हाँ आपने रेड्डी ब्रदर्स को दे दिया जो हैदराबाद में बैठा हुआ है। यस खनन का पूरा कारोबार। हाँ, आपने रेड्डी ब्रदर्स को तो सबसे पहले देना नहीं चाहिए था, हमारे उत्तराखंड का ही कोई भाई बंधु को दे देना चाहिए था अगर ये खनन का चलाना है। अब रेड्डी ब्रदर्स वाले अपने आदमी बैठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हर जगह उन्होंने आदमी बैठा रखे हैं, वो प्रोसेस से काम करें। अब वो बैठा है हैदराबाद में। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें यहीं की चीजें नहीं मिल रही है लोकलाइट को, बाहर का बंदा लेके चला जा रहा है। आपको मैं बात जोड़ रहा हूँ इस पे। यदि आप इधर के सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी है SDM XYZ उसके पास चले जाओ, उसकी शिकायत लेके, वो बोला उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक उस रेड्डी बंधु के लोग सरकार के लोगों को नहीं बुलाएंगे तब तक सरकार का आदमी वहां जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने जो है चेक पोस्ट बना रखे हैं। वही तो बोल रहा हूँ, अपने चेक पोस्ट बना रखी है उन्होंने, राइट ना, अपने चेक पोस्ट। तो ये समझिए ना, सारा निजीकरण हो रहा है, सारा निजीकरण हो रहा है, मतलब विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। और ये बता रहा हूँ, ये देवभूमि है, यहाँ काफी समय तक इस तरह के कृत्य नहीं कर पाएंगे आप। धराली देख लीजिए ना, वो वही धराली है जहाँ नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और वहाँ की सेब की तारीफ करते हैं और घाम तापो योजना की बात करते हैं। वहाँ इस बार धराली गायब हो गया। और इन्हीं के दर्जा राज्य मंत्री कर्नल कोटियाल ने खोल दी पोल। उन्होंने कहा वहां पर तो बॉडी 50 से ज्यादा है और गवर्नमेंट ने कहा 16-17 बॉडी है ना। वो देखिए बहुत समझने वाली बात है भाई, जिसकी बेटा उसके अंदर होगा, जिसकी वाइफ उसके अंदर होगी, उसको बताऊंगा ना उसको वो चीज का, जिसकी बिटिया उसके अंदर, वो अभी भी सोच रहा क्या पता अंदर जिंदा हो, जिसका घर ही उसके अंदर दमीजोद हो गया है, वो तो चिल्ला ही सकते हैं ना। बिल्कुल गवर्नमेंट काम कहाँ कर रही भाई। और जो ये आंकड़ेबाजी के चक्कर में गवर्नमेंट ऐसी अकड़ी पड़ी है, जिसने ज्यादा बात कर ली उसको अंदर कर दिया। सही बात है सर। ये जो आपदा आ रही है, हाँ ठीक है, केदारनाथ आया था, ये जो आपदा आ रही है ये इसलिए तो आ रही है, हम पेड़ काट रहे हैं, उस अपनी नेचुरल चीज़ों को, हम रिसोर्सेज को जो है अनयूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसका हम बिल्कुल उसका भोग सही से नहीं कर पा रहे हैं और उसको मिस यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए तो आपदा आ रही है। देखिए आपदा आने के कारण कई हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ उल्टा, आपके घर के अंदर के रीति रिवाज, आपके घर के अंदर के जो स्टाइल है काम करने, वो आप जानते हैं। यदि मैं आ गया और अपनी स्टाइल से काम करने तो आपदा आ गई। बिल्कुल आपदा वही चीज हो रही है अभी, आ गई। ये प्राइवेटाइजेशन जो आप बोल रहे हैं, हाँ, यही चीज नुकसान पहुंचा रही है हमारे। तो ये है ना, ये देवभूमि यार, मत करो मेरे दोस्त, मत करो। क्या वो आर्किटेक्ट नहीं देख रहे हो क्या? केदारनाथ का आर्किटेक्ट कत्यूरी राजाओं ने बनाया है। कैसे बनाया होगा? आपदा आई, बना तो तुम आज कौन से आर्किटेक्ट की बात कर रहे हो? कोई आर्किटेक्ट काम नहीं आता। इनका आर्किटेक्ट कौन है ये भी बता दूं मैं आपको। ये बनाते हैं 200 करोड़ का पुल, और 200 करोड़ का पुल 20 दिन नहीं चलता है, टूट जाता है। ये इनका आर्किटेक्ट है। और वो एक आर्किटेक्ट जब भारत की आजादी से पहले अंग्रेजों ने पुल बना रखे, आज भी जैसे के तैसे एक आर्किटेक्ट वो है। तो ये तो ना गुणागणित में, अभी मैं एक देख रहा था, एक ने कहा यार ये सरकार हमें काम नहीं करने देती। बोला क्यों? बोला एक पुल का ठेका आया था, पहले सेटिंग में 20% कट गया, फिर वापस आया, फिर वो नीचे वाले अधिकारियों ने 20% काट दिया, फिर वापस आया, सब कॉन्ट्रैक्टरों को दे दिया, अब रोड बनानी है, बचा 20%। तो 20% में रोड क्या बनेगी आप बताओ। अब 20% में बोला कि अब मुझे अपने बच्चों के लिए भी कमाना है। तो ये इनका आर्किटेक्ट है, मजाक कर रहे हैं ये सर नीचे तक
धरातल ये पे पैसा मजाक पहुंच ही नहीं कर रहे पाता। हैं जनता के साथ। हल्द्वानी के कुछ रोड है, अभी चौड़ीकरण हुआ कर दिया, पाल लगा दिए पैसे, फिर डीपीआर बना के फिर चौड़ीकरण कर रहे हैं। मैं अभी इस गली से जो निकला वहां पर लाल निशान देख रहा था। वो कितनी बार तुम काटोगे यार, वन टाइम काटो ना, 20-25-50 साल की कोई पॉलिसी तो बनाओ। जो चीजें प्लानिंग से नहीं चल रही। कोई दूरदर्शिता तो होनी चाहिए ना। या चलो भैया, जो सेंटर सत्ता में बैठा हुआ नेता के पास दूरदर्शिता नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट्स है जो बताने, उनके अंदर तो दूरदर्शिता होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर तो होनी चाहिए, है ना। ब्यूरोक्रेट्स तो सलाह देती है पॉलिटिशियंस को। जनता विरोध कर नहीं सकती, उन्हें कहा भाई ये सरकारी कार्य में बाधा कर रहा है, अंदर करो इसको। तो इस राज्य का 25 सालों में कुछ नहीं हो पाया, और ये राज्य की जनता अभी भी अपने मूल जो अस्तित्व है, तत्व है, उसको समझने के लिए सड़कों में नहीं आएगी। ये इसके तहस नहस हो जाना है, इस राज्य का बहुत बुरी तरह तहस नहस हो जाना है। हरीश रावत जी, अभी तो मैं चीज देख रहा हूँ कि पहाड़ के पहाड़ खाली हो जा रहे हैं। वजह पलायन हो इतना तगड़ा, वजह पलायन क्यों? रोजगार नहीं है सर वहां पे। भाई यही तो गलत कह रहे हैं आप। रोजगार सरकार वहां देना नहीं चाहती है। देना नहीं चाहती है। किसने कहा? आप गुड़गांव गए हो ना? रोजगार तो है, देना आप नहीं चाहती। गुड़गांव गए हो ना? हाँ जी, हाँ जी। गुड़गांव में फैक्ट्री है कोई? नहीं है ना। सब आईटी हब है सर। आईटी है ना। हाँ। तो भाई तुम्हें बाढ़ में आईटी हब बनाने में दिक्कत क्या आ रही है? वही तो। 4 बिल्डिंग तो खड़ी करनी है, बस, 4 फ्लोर के 4 बिल्डिंग खड़ी कर दो भाई। बिल्कुल पूरी दुनिया वहां से चलाओ, सही बात है। पूरी दुनिया चलाओ वहां से। मगर वो चीज नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक आप कॉल सेंटर खोलो ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? रोजगार मिलेगा लोकल लोगों को। ऐसा नहीं करेंगे ना। क्यों? इनको पलायन करवाना है। क्यों? अपने पूंजीपतियों के लिए वहां जमीन खाली चाहिए ना यार, जमीन खाली चाहिए। आपको बताओ, सिक्किम में आज सिक्किम आत्मनिर्भर है। खेती किसानी अगर सीखनी है तो सिक्किम से सीखो। सिक्किम में जो फल होता है सेब, वो टॉप क्लास होता है। और जो सिक्किम में फल गया, सेब का जो बीज गया, वो हमारे रानीखेत के चौबटिया गार्डन से गया। जो आज क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में सेब पैदा होता है, वो हमारे चौबटिया गार्डन से उसका फल गया, बीज गया। और हमारा चौबटिया गार्डन का जो निदेशालय था वो वहां से फिर के देहरादून कर दिया, और हमारे यहाँ चौपट कर दिया। आप समझिए ना। देखो, इस राज्य को कंकाल करने की पॉलिसी इस राज्य में बनाई जाती है। इस राज्य में डेवलपमेंट के नाम पे क्या करते हैं? टेंडर देते हैं। टेंडर किसका? सड़क का। सड़क का क्यों? इनको पता है पहाड़ में सड़क काटेंगे, टेंडर खत्म नहीं होगा तो दूसरा टेंडर पड़ेगा कि स्लाइडिंग होगी, उसमें पैसे तो आते रहेंगे। तो यही कहता हूँ, ये सारे जो प्रोफेशनल लोग हैं इनके डिपार्टमेंट, वो कहते हैं मलवा नहीं हलवा है, मिल बांट के खाएंगे। खा ही रहे हैं, है ना। भैया नहीं बताइए, छोटी छोटी रिवर राफ्टिंग बनाई जा सकती थी, नदियां छोटी छोटी। टूरिस्ट प्लेस है ये, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मुझे तो लगता है भाई, मैं इस देश राज्य का निवासी हूँ, मुझे इसलिए नहीं लगता ये राज्य बहुत अच्छा है। मुझे तो दुनिया में अगर सबसे शुद्ध, सबसे अच्छे पहाड़ अगर किसी के लगते हैं, वो यही देवभूमि के लगते हैं, इसी उत्तराखंड के लगते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आज भी मेरा उत्तराखंड में पहाड़ों में लोग आज भी टिल डेट घरों में ताला नहीं लगाते, खेती करने चले जाते हैं। इतनी ईमानदारी आज भी मेरे राज्य के दिलों में कूट कूट के भरी हुई है। कोई चोरी नहीं करता है, कोई डकैती नहीं करता है, सब आपस में एक जैसे हैं, उनको पता है कुछ नहीं, सबका इसका घर है, इसका घर है, इसका घर है। अतिथि देवो भव की अगर पॉलिसी पे कोई राज्य काम करता है, सिर्फ मेरा राज्य उत्तराखंड करता है। यहाँ का हर मानव की जो मतलब पहचान है, वो यहाँ की ईमानदारी और सादगी है, यहाँ का भोला भालापन। सही बात। मगर मैंने कहा ना, भोला भालापन है, मगर अब मुझे जरूरत पड़ रही है कि भोले का भाला निकालने की। जिस तरीके से ये अत्याचार कर रहे हैं, भोले का भाला समझ रहे हो, त्रिशूल निकालने की जरूरत पड़ने लगी अब। जिस तरीके से इस राज्य में अत्याचार हो रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड आप देख रहे हैं, चर्चा का विषय आज 3 साल के बाद बना हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये देवभूमि है, यहाँ अन्याय नहीं कर पाओगे ज्यादा। यहाँ तो इंसान के अंदर आत्मा आके बोलती है, उसने गलत किया। इसके उदाहरण हम स्वयं भी है, हमारे घरों में भी अगर जाकर गाएंगे 7 पुस्तकों का निकल आता है कि वे तूने वहां गलत किया इसलिए तू फलीफूत नहीं हो रहा है, इसलिए गलत किया तब बीमार पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। आज भी हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, अस्पताल जाने से पहले विभूति लगाए जाते हैं, आधे मामले तो वहीं खत्म हो जाते हैं। ये लोग पॉलिसी की बात करें, मेडिकल पॉलिसी की बात करें, कौन सी मेडिकल पॉलिसी
भाई साहब चिंता से पागल हो जाओगे जब सुशीला तिवारी अस्पताल में चले जाओगे। कार्डियो डिपार्टमेंट सबसे, यानी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कोई डॉक्टर नहीं, डिपार्टमेंट के पीजीजीआर गए। न्यूरो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा पैसा लगता है, प्राइवेट में लाखों रुपए का इलाज है। सुशीला तिवारी में जाओ, 2 डॉक्टर बोल रहे असिस्टेंट नहीं, यार हम क्या कर सकते हैं। सर वहाँ पगार ही नहीं मिल रही टाइम से। अब बताइए, नहीं वो तो निचले कर्मचारियों के, हाँ। ऊपर उपनल के द्वारा, जो हाँ। उच्च श्रेणी के जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, हम्म। वहाँ डिपार्टमेंट ही मेंटेन नहीं है। नहीं मेंटेन। भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एम्स है यार, तुम एक अस्पताल डिस्ट्रिक्ट में बना दो, 50 अस्पताल मत बनाओ, उस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सारे संसाधन दे दो ना। आज ये हल्द्वानी आते, सुशीला तिवारी में डेथ हो जाती, लोग बदनाम करते, प्राइवेट में चले जाओ, सुशीला तिवारी में मत जाओ। सर वहाँ के डॉक्टर जाके प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। अब बताओ, अब मुझे बता रहा हूँ ना, अब देखो जैसे पैसा है ना, एक के हाथ से दूसरा, दूसरे के हाथ से तीसरे जाता है ना, ऐसे यहाँ का पेशेंट है। जैसे सपोज पिथौरागढ़ से पेशेंट शुरू हुआ, वो पिथौरागढ़ का क्लिनिक में गया, फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट में गया सरकारी अस्पताल, उसने रेफर टू अल्मोड़ा किया, अल्मोड़ा आया दिखाया, उसने रेफर टू हल्द्वानी किया, यहाँ सुशीला तिवारी अन्य जगह, फिर रेफर टू प्राइवेट किया। एक पेशेंट सारे डॉक्टरों की दुकान चला रहा है, ये रेफर 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 के चक्कर में। रेफर के चक्कर में भाई एक अस्पताल एक जिले में इतना बेहतरीन दे दीजिए, तो दिक्कत क्या है यार। दिल्ली वाला बंदा मोहल्ला क्लिनिक चला सकता है, बिल्कुल सही हम बात। तो तुम्हें मोहल्ले की डिमांड ही नहीं कर रहे, है ना। अब गठियावाद हो गया, पैर में दर्द हो रहा, दुरुस्त वहां मुंशियारी के बंदे को हल्द्वानी आना पड़ रहा है, यार क्या मजाक कर रहे हो तुम। बिल्कुल सही, वही होना चाहिए ना, ट्रीटमेंट लोकल लेवल में होना चाहिए, है ना। सुविधा तो लोकल हमारा कहना भाई, हाथ जोड़ के विनती है मुख्यमंत्री जी, आप मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बना दे रहे हो, आपके पास डॉक्टर नहीं है। इस राज्य में अगर डॉक्टर है नहीं है तो मेडिकल कॉलेज कर क्या रहे हैं आप। उसमें अहर्ताएं लिखिए, जो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करेगा उसको उत्तराखंड में 10 साल कम से कम नौकरी करनी पड़ेगी। आप कंपलसरी करिए ना, उसमें रूल्स रेगुलेशन में डाल दीजिए उसको, करिए ना। बिल्कुल। और मैक्सिमम कोशिश ये करिए कि उसमें नॉर्म्स होने चाहिए, जो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस एमडी की पढ़ाई करेगा वो उत्तराखंड के ही मूल निवासी होना चाहिए। क्यों, सपोज करिए मेरा गांव बागेश्वर है, ठीक है, और मैं चाहूंगा अपने गांव की सेवा करूं, बिल्कुल। मैं यहां से एमबीबीएस एमडी करूंगा तो मेरी ड्यूटी मेरे गांव में लगाना मैं बेहतर समझूंगा, मैं कहूंगा सेवा करनी चाहिए अपने गांव की। तो इसलिए अगर वो उत्तराखंड के बोर्ड के एग्जाम यहां से दिया होगा, 12th यहाँ के गांव से क्या होगा, वो डॉक्टर बनेगा, अपनी सेवा करना चाहेगा, बिल्कुल करना चाहेगा, उसको आत्मसम्मान भी मिलेगा, अपनों के बीच में गर्व भी फील होगा। बिल्कुल। तो ये अगर पॉलिसी जब तक नहीं होगी, जब तक बाहर के लोग, मैं अभी कल गया था सुशीला तिवारी, वहां पर बैठा था पीजीजीआर, मैंने सफेद टोपी में बोला कि भाई साहब ये हमारे महाराष्ट्र में पहनते हैं, मैंने कहा यार मराठी, बोला कहा मराठी में, तो महाराष्ट्र से आया है, कोई कोई और से आया है, वहां से पीजी करता है ना। तो जब तक हमारे ये हमारे संसाधन है, हम अपने संसाधनों को रेवड़ियों की तरीके से बाहर वालों को बांट रहे हैं। सही बात है। अपने सरकारी कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज तो भाई मन की है, पूंजीवादी व्यक्ति की प्राइवेट कॉलेज है, वो कुछ भी करा ले, वो कहीं का आदमी को करवा ले। पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें तो भाई साहब हमारे अधिकार है ना, इस राज्य को अलग, ये भारत का इकलौता राज्य है जिस राज्य को अलग करने के लिए आंदोलन हुए, जिस राज्य को अलग करने के लिए 43 जाने गई, शहादतें हुई, यही नहीं मुजफ्फरनगर कांड में मां बहनों की इज्जत उतारी गई, रेप हुए उनके साथ, ऐसा डरावना मंजर इस राज्य की महिलाओं के साथ हुआ। उसके बाद से राज्य मिला है, इस राज्य के संसाधन हमारे नहीं है तो फिर बाहर वालों को क्यों दे रहे हो यार, क्या मजाक कर रहे। टिहरी डैम बना दिया इतना बड़ा, बिजली हमें फ्री नहीं मिलती, बिजली दिल्ली सरकार फ्री दे रही है, बिजली दिल्ली सरकार फ्री दे रही है, सही बात है, समझिए ना। प्रदेश मेरा, पानी मेरा, बिजली मेरी, पैसे मेरे से लिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सरकार है जो बैठ रहा है, जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री में बैठ रहा है, वो सेटिंग कर रहा है पैसों से, उसे जनता से लेना देना नहीं है। अब सीधी सी बात है भाई साहब, आपका घर है, आप ही तो रेंट लोगे, इसका मैं तुम्हारे घर में रहने दूंगा, आऊंगा तो बिल्कुल। अब आपकी मन है कि रेंट लो या ना लो,
तो रेंट तो लेना चाहिए, रेंट तो लेना चाहिए, सही लेना बात चाहिए है, ना। सही तो बात भाई है। बाहर का पूंजीवादी अगर यहाँ हमारे यहाँ संसाधनों पे हम उसको दे रहे हैं तो हमारी भी तो पॉलिसी है ना, हमारे लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी, क्या व्यवस्था होगी? हमारे लोगों के रोजगार। अभी मैं देख रहा था जमरानी डैम बनने वाला है, स्थानीय लोग लड़ रहे वहां, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो, हम सब बाहर के लोग भर दिए, तो फिर फायदा क्या है यार। फायदा क्या है? तो हरीश रावत जी, जो आपकी पहाड़ी आर्मी है, ये कैसे जन समस्याएं हल करती है और किस टाइप की समस्याएं आपके पास आती हैं जिसका आप समाधान करते हैं, निवारण करते हैं? देखिए, हम तो इस बात के लिए बड़ा घबरा गए कि आखिर सामान्य लोगों का, आम जनता का सिस्टम में भरोसा क्यों नहीं है। सिस्टम पे भरोसा नहीं है, बात तो आपकी सही है। क्यों नहीं है, इसका रीजन ये है, सिस्टम में बैठे हुए लोग अपनी कार्य प्रणाली को सही तरीके से नहीं कर रहे, यही मतलब है। या एक रिवाज चल गया भ्रष्टाचार का, पैसा दोगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारा ऑफिस है हल्द्वानी में, नैनीताल रोड पे। आए हर दिन 10-15 लोग मेरे पास आते हैं, वो छोटी छोटी समस्या आते हैं। बोला क्या हुआ, बोला मैं थाने में गया था, मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। कब से, बोला 6 महीने से घूम रहा हूं। अच्छा, वो दूसरा बंदा आएगा, बोला साहब मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, 3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दे रहा मालिक। तो फिर क्या किया, थाने गया, बोला कोई सुनता ही नहीं वहां। वो तो कह रहा है मालिक कहीं चले जा तो पुलिस थाने सब अपने हैं। अच्छा, है ना। तो इस तरीके की समस्या लेके मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, जिन लोगों को हम सोल्यूशन तक ले जाते हैं, लोग भरोसा हम पे कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, भरोसा हम पे मत करो, भरोसा सिस्टम पे करो। सिस्टम के लोगों को इस राज्य की गाड़ी कमाई जा रही है। इस राज्य का जो बजट है, उस बजट में एक बड़ा पार्ट तनख्वाह के रूप में उनके पास जा रहा है, हमारे टैक्स में से। यस, एक बड़ा संसाधन, बड़े बड़े बिल्डिंग है, उनके बैठने के लिए कुर्सियां 10-10 हजार रुपए, 25-25 हजार, 50-50 हजार की कुर्सियां बना रखी है उनके लिए, तोड़ने के लिए थोड़ी ना है वो। ये काम मेरा थोड़ी ना है, ये उनका है। मैं नंबर बांट देता हूं सबको, डीएम का, एसडीएम का, एसएसपी का, एसडीएम का, जिस क्षेत्र का बंदा है सबसे पहले वहां का, विधायक का। ये विधायक को बोर्ड दिया था ना, बात कर, जरा मेरे सामने बात कर, मेरा पेशेंट जो है फला जगह एडमिट हो गया है और थोड़ा डॉक्टर से बात कर दो, ये मेरी आर्थिक प्रॉब्लम हो रही है, मैं तेरा वोटर हूं तुम्हारा, सर एक बात कर दो वहां। देखो उठा रहा नहीं उठा रहा है, फोन करेगा नहीं उठा रहा है, तो अगली बार वोट मत देना इसको, ये काम का ही नहीं है। तो जिसको तुम कह रहे हो मेरा है, मेरा मेरा, सही बात है, क्यों बात करनी इससे। सही बात है। ये दुख के समय में नहीं है, जब 5 साल में आता, हाथ जोड़ के तुम्हारे पास आता, तुम्हारे पालन करता मैं ही, तुम्हारे दुख हरता मैं हूं, तो आज कहाँ है। तो जनता को भी इस बात पे अवेयर मैं बराबर करता हूं कि जो सबसे पहले जो किसी वार्ड का है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारा पार्षद कौन है, पार्षद से बात की, बोला नहीं, क्यों नहीं की, वोट किसको दिया था, उसी को दिया था, हाँ दिया, तो बात क्यों नहीं की उससे, बोला वो काम करता ही नहीं है, क्यों दिया था वोट फिर, है ना। सही बात है। तो मैं इस बात को, क्योंकि हम उसको भी नहीं छोड़ सकते, मैं उस पार्षद को भी रियलाइज कराना चाहता हूं, भाई काम क्या करो तुम, प्रधान को रियलाइज कराना चाहता हूं, जिला पंचायत को रियलाइज कराना चाहता हूं, वहां के विधायकों के पास तो इतने फोन जाते होंगे, जब भी मेरे पास आता, फोन कर भाई, फोन कर, फोन कर। और मैं खुद स्वयं, अगर किसी विधानसभा का बंदा है, वो यहाँ सपोज दैट डीडीहार विधानसभा का आ गया या कोई और, उसी के सामने पहले वहां के विधायक को फोन करता हूँ, भाई साहब तुम्हारा वोटर मेरे पास खड़ा है, ये दिक्कत आ रही है इसको, यहाँ पर आप फला अस्पताल में बात करो जरा डॉक्टर से। बात करेंगे नहीं करेंगे बताइए, नहीं तो बात फैला देंगे हम ऑडियो रिकॉर्ड करके। वो तुरंत फोन करता है, अगर नहीं करता दूसरा फिर बुलाते हैं हम, फिर उसके साथ वीडियो बनाते हैं, इनके विधायक काम का नहीं है। एक्सपोज करना पड़ेगा ना यार, सही बात है, बिल्कुल सही, एक्सपोज करना पड़ेगा। ये लोगों को ठेकेदारी कर रहे, माल कमा रहे, जनता से कोई सरोकार नहीं है इनका। तो महिला हीनियस क्राइम को लेकर भी इतने ज्यादा केसेस आते हैं, जो पता नहीं क्यों पुलिस वाले उसमें एडमिट नहीं कर पा रहे, उसको क्या चाहते हैं पुलिस वाले। तो कहने का मतलब ये है हरीश रावत जी की, लोगों का सिस्टम पर से विश्वास उठ गया है, और हरीश रावत जी की जो पहाड़ी आर्मी है उस पे लोगों का विश्वास हाँ बिल्कुल बना हुआ है, बहुत ज्यादा बन रहा है। मैं तो कह रहा हूं इतना विश्वास मत बनाइए, क्योंकि हमें उनको तनख्वाह दे रहे हैं हम, डीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी, कानून को,
वो अर्धनौइश, ये सब क्या है, ये पूरी फौज, हटाओ उनको सबको यार। क्यों दे रहे हो? अगर न्याय हमको करना है, लड़ना हमको है, सही बात है। तो उनके पास क्यों जाए, वो क्यों रखे है वो। तो उस सिस्टम को सही करना बहुत जरूरी है, और उस सिस्टम को सही करने के लिए वो ऊपर स्तर से निर्देश होने बहुत जरूरी है ना। मगर कैसे, हम सुनते हैं ना, चर्चाएं जब होती है, वो कहता है यार वो मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, फला फला अधिकारी माल पहुंचाने जाएगा आज। ये बातें आखिर क्यों आ रही है, क्या ऐसा है? धुआं तो उठेगा, कहीं तो आग लगी होगी, आग होगी तो धुआं होगा। सही बात है। तो बात तो कुछ है ना। तो जो पूरा करप्शन का मकड़जाल उत्तराखंड को इन्होंने बना दिया है, मैं हर जगह देख रहा हूँ, हर जगह। अभी वो पैराग्लाइडिंग, मैं अभी देख रहा था कुछ दिन, पैराग्लाइडिंग बड़े अच्छे स्तर से यहाँ होने लग गई उत्तराखंड में। भीमताल में हो रही है। हाँ, भीमताल नहीं, पूरे प्रदेश। हाँ। तो मैंने देखा कोई महाराष्ट्र का बंदा जो है उस पैराग्लाइडिंग का बॉस बना, जो पर्यटक सचिव है वो उसका भी बॉस बन बैठा, जो वो कह रहा है वो कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का इधर उधर कर दिया। मतलब मैंने एक चीज देखा इस उत्तराखंड में, किसी भी डिपार्टमेंट को लेके पूरे प्रदेश भर में तुम आंदोलन कर सकते हो। हेल्थ पूरे प्रदेश खत्म, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है। रोजगार पूरा खत्म, खेती किसानी पूरा खत्म, सड़कें पूरा खत्म, हर घर हर जल खाली नल सब खत्म। मतलब किसी भी एक मुद्दे, आप एजुकेशन, पहाड़ के 2500 स्कूल बंद हो गए, समझिए ना। मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट, मतलब वो कहते हैं जिस पे आप पे हाथ रख लो जी, हाँ वो सब वही है, सिस्टम ही करप्ट है सर, है ना। जिसमें हाथ रखोगे उस पे क्रांति हो जाएगी। सारा पहाड़ का आदमी बोल नहीं रहा, शांत है शांत है, मगर यार समंदर जब शांत होता है ना, एक उसकी सीमा होती है, तूफान से पहले की सीमा होती है ना। जब सीमा ओवर होती है तो ओवरफ्लो तो करेगा ना। सही बात तो मैं आपको अंजनी जी बता रहा हूँ, बहुत जल्दी ओवरफ्लो होने वाला है, बहुत जल्दी। 1994 में क्रांति हुई थी यहाँ, 1994 में मुजफ्फरनगर कांड, ये कांड, अब ये फिर जो है 25-26 साल और होने लग गए। ये आएगा बहुत जल्दी, बड़ा तूफान बन के आएगा। ये जितने भी करप्ट नेता है इनके घरों तक तूफान जाएगा, जितने भी करप्ट अधिकारी हैं इनके घरों तक तूफान जाएगा। समलेंगे नहीं है, ये देवताओं की भूमि है, 33 कोटि देवी देवता यही रहते हैं, यही, और देखो नहीं रहते हैं। और देखो तो कोई श्री राम जी को मान लेता है, श्री कृष्ण जी को मान लेते हैं, हमारे तो हर घर में भगवान बदलते हैं। हरीश रावत जी, आपकी जो पहाड़ी आर्मी है जी, ऐसे महीने में कितने ऐसे केसेस आ जाते हैं आपके पास जो सिस्टम नहीं सॉल्व कर पाता है, जो आपकी आर्मी जो है उसका समाधान ढूंढती है? मैं कह रहा हूँ हर रोज 10-12 लोग आते हैं हमारे पास, 10-12 लोग, और वो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स वाले, कहीं के पैसे दब गए, किसी की जमीन मार ली, किसी का केस नहीं हो रहा, घरेलू हिंसा के मसले बहुत सारे आते हैं, हम आपस में बैठा के समझा लेते हैं, हम अपने कुछ वकीलों को बुला लेते हैं, किसी से कोई 1 रुपये हम कभी नहीं लेते हैं। मुझे आपकी ये बात सुन के मुझे एक फिल्म की याद आई, साउथ की एक मूवी है जनता गैराज, अच्छा, जिसमें जूनियर एनटीआर है, उन्होंने मेन भूमिका निभाई है। उनके पास भी लोग अपनी समस्याएं, जो सिस्टम से परेशान हो जाते थे, तो वो समस्याएं लेके आते हैं। तो मुझे आपकी जो पहाड़ी आर्मी जो है वो ऐसा जनता गैराज ही लग रही है कि लोगों का समाधान जो है, समस्याओं का समाधान कर रही है, और हम तो चाहेंगे ऐसी करती रहे। हाँ देखिए, तो हम तो ना शिव जी के उपासक है, गोलजू के उपासक है, गोलजू न्याय प्रिय देवता है, गोलजू न्याय कराते हैं। अब मैं एक लेटेस्ट केस बताऊं, मैंने फिर वो माननीय दीपक रावत जी के यहाँ भेजा, एक बस ड्राइवर था, तो बस मालिक ने कहा ये बस तू ही खरीद ले। उन्होंने कहा ठीक हो गया, मगर मेरे पास पैसा नहीं है। तो बस मालिक ने कहा मैं लोन निकाल लेता हूँ अपने नाम पे, मगर चुकाएगा तू, बस तेरी हो गई ना। उन्होंने कहा ठीक हो गया साहब। तो वो 2 साल तक बस चलाता रहा और कमाई चुकाता रहा, और लगभग 14 या 12 लाख में सौदा तय हुआ, और वो अपनी जेब से 15 लाख रुपए दे चुका था, अपनी बहनों से भाइयों से मांग मिला के दे चुका था। अब जब लास्ट टाइम पे आया तो मालिक ने कहा भाई बस खड़ा कर देना है, मैं नहीं दे रहा हूँ तुझे बस। ठीक हो गया। अब वो बेचारा कभी एसएसपी ऑफिस, कभी डीएम ऑफिस, कभी कमिश्नर ऑफिस जा रहा, भटक रहा है, कुछ नहीं। किसी ने मेरा एड्रेस, किसी वकील साहब ने मेरे को दे दिया। उन्होंने कहा यार देखो रावत जी, मैं वकील हूँ एज ए प्रोफेशन, मैं इसका केस अगर एडमिट करता हूँ इसका पैसा लगेगा, इसके बाद पैसा है नहीं, तो आप अपने स्तर से इसको देखिएगा। मेरे पास आया, उसकी वाइफ और वो
हद से ज़्यादा रोने लगे। बोले कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हम एससी परिवार से खैरना के रहने वाले हैं और हमने जो 2 साल में जो कमाया वो सारा वहां दिया और इस आशा से कि 2 साल के बाद फ्री होके हमारी अपनी बस होगी, उसके हम मालिक होंगे और उसके बाद हम कमा लेंगे उससे थोड़ा बहुत। और आज बस की चाबी मेरे पास है मगर बस खड़ी करने के आदेश हो गया, हम गरीब है। मैं जब जब जा रहा हूं उस मालिक के पास, मालिक का नाम लूंगा नहीं मैं, मालिक के पास, मगर वो मिलने चाहिए। मैं आज वाइफ को लेके, उसकी वाइफ कहा, हमने उसके घर जाके माफी मांग ली, हमसे क्या गलती हो गई, हमने पैसे भी दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए। तो फिर मैंने उस बैंक वाले को भी फोन किया, मैंने कहा भाई तेरे पैसे कुछ बचे हैं? उन्होंने कहा 2-3 लाख रुपए बचे, इसके पैसे तो मैं दे दूं, एनओसी दे दोगे? फिर उसने मुझको एक एग्रीमेंट दिखाया जो बस मालिक ने उसके साथ किया था, बैंक वाले के साथ? नहीं, ये इसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ? हाँ, कि इतने रुपए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैं तुम्हें ये करा दूंगा। फिर उस मालिक से बात करा करो के उसकी बस उसके नाम पे करवाई। तो वो आज कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में कभी आ जाता है हेलो हाय करने के लिए। बहुत बढ़िया। नहीं तो इतने अच्छे आप वो जो महिला और पुरुष थे वो इतने रो रहे थे और एक बार तो उनने मेरे से कहा हम आज घर जा रहे जहर खा के मर जाएंगे, क्यों? हम लोगों का कर्जा नहीं दे पा रहे। तब मैंने उसको हिम्मत दी, ना, अपने 2 जाने बचा ली। मैंने कहा ना, अगर मरेगा कोई तो तुम्हें मारने वाला मरेगा पहले, जो तुम्हें मरने के लिए विवश कर रहा है। सही बात है, तुम्हें मरना नहीं है। सही बात। तुम अपना झोला उठाओ, उसी के घर में धरना दे देते हैं, तुम नहीं मरोगे। तुमने क्या गुनाह कर दिया जो तुम मरोगे? तुम हताश हो सिस्टम से, सिस्टम से हताश हो। उसने परेशान किया, सिस्टम के पास गया, सिस्टम ने तुम्हारी मदद नहीं की, तो हताश हो आप। तो इस तरीके के केस बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे केस आते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों के केस भी आते हैं, बहुत सारे, किसी ने जमीन खरीद ली, किसी ने मोबाइल खरीद लिया, कोई पैसा भी अड़ा देता है अभी। अच्छा। हाँ, कोई पैसा अड़ा देता है, किसी का पैसा ले लेता है, वापस नहीं देता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं। हम सामान्य तरीके से, हमारे जो स्वभाव है लड़ाई झगड़े का नहीं है, हम लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, प्यार से सब हो जाता है। संजय शक्ति है। बीच में केस हुआ था ज्योति जी का, जिसमें आप लोग ज्योति मेर हत्याकांड, हाँ, देखिए उसमें काफी आप लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा, आपने दोषी को सजा करवाई। ज्योति मेर हत्याकांड को सिस्टम जो है वो आत्महत्या करार दे रहा था। जब मुझे दूसरे दिन ये मालूम चला, रात को फोन आया कि हीरानगर क्षेत्र में एक योगा ट्रेनर की हत्या हो गई, मगर पुलिस उसको आत्महत्या करार दे रही है। रात के 2 बजे तक थाने में बिठा के एप्लीकेशन नहीं ली जा रही है और आज हमें फिर बुलाया है, आप आज हमारी मदद आप कर दीजिए। तो तीसरे दिन की बात थी, मुखानी थाने में जब मैं गया तो एप्लीकेशन लिखाई जा रही थी परिजनों से, बार बार एप्लीकेशन लिखाई जा रही थी, फाड़ा जा रहा था, बोले गलत हो गए दूसरा लिखो, ये गलत हो गया दूसरा लिखो। तो और अभी तक एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखी? तो उन्होंने कहा हम पीएम रिपोर्ट के इंतजार में। ठीक, जब मैं गया मैंने कहा क्या हो गया भाई, पीएम रिपोर्ट किसने कहा इतनी देर में आती है? पहले तो डॉक्टर खुद ही बता देता है मौखिक रूप से कि ये भाई सिम्टम्स थे, ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो वहां पर जो सिपाही जो भी मौजूद थे उनने मेरे को पीएम रिपोर्ट दिखाई। तो मैंने कहा पीएम रिपोर्ट, मैंने कहा तो मर रहा है, मैंने कहा एप्लीकेशन क्यों नहीं ले रहे हो? तो उनने आनंद फानंद में एप्लीकेशन रिसीविंग दी। मैं आ गया वहां से, मैंने सीधे अपने फेसबुक में वो रिसीविंग और उसमें लिख दिया कि 2 बिहार के लोगों ने, पहाड़ की एक योगा ट्रेनर जो वहाँ के मालिक थे, उनने उसकी हत्या कर दी। तो जैसे मैंने सोशल मीडिया में वायरल किया तो ये वायरल हो गया। तो वो जो उनके परिजन थे वो वहीं पर बैठे थे थाने में ही। तो वहाँ पर जो तत्कालीन थाना इंचार्ज जो भी थे उनने उनको फोन किया, हरीश रावत को कैसे बुला दिया तुमने, इसने मीडिया में दे दिया, अब हम तुम्हारा केस नहीं करेंगे, तुम बैठो हमारी गाड़ी में, इसके घर चलो और बोलो कि सोशल मीडिया से पहले इसको डिलीट करिए। अब वो महिलाएं तो मेरे बारे में जानती नहीं थी, मेरे घर कहाँ से जानेगी? ठीक है। तो मेरे को फोन आया फिर वो ज्योति मेर के फादर के, नहीं सॉरी हस्बैंड का बार बार फोन आ रहा है, उनकी जो चाची है उसका फोन आ रहा है, उसकी मम्मी का बार बार फोन, उसके और भी नॉन लोगों का फोन आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर हम पे प्रेशर हो रहा है, आप वो पोस्ट हटा दीजिए। मैंने कौन सी पोस्ट? फिर मेरे पास कुछ चौकी थानों के भी फोन आने लगे कि, मैंने कहा रुकिए मैं वहीं आ रहा हूँ,
बहुत ज़्यादा बारिश थी, बारिश के दिन तो बहुत बारिश हुई, लगभग 8-9 बजा था रात को। मैं अपने 7-8 साथियों के साथ वहाँ थाने में गया। तो मैंने कहा क्या बात हो गई, बोला कि, मैंने कहा क्या मतलब है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, यदि तुमको लगता है मैंने गलत लिखा मेरे ऊपर भी एफआईआर कीजिए, बात खत्म। तब तक वो जो मर्डर थे वो गायब। अच्छा। डील दे दी थी ना। उसके बाद जो हमारे जो योगा सेंटर था वहाँ पर जाके विरोध किया, वहाँ से हमें पुलिस वालों ने डाला गाड़ियों में, कोतवाली छोड़ा, फिर कोतवाली में संघर्ष किया। उसके बाद फिर हमने जो है घेराव किया। तो उसके उस बीच में पुलिस और हमारे बीच में बड़ा तनाव रहा। पुलिस ने हमारा गर्दन पकड़ के भी हमको डिटेन किया, धक्का मारते हुए माँ बहनों की गाली देते, आज भी वीडियो देखोगे। हम माँ बहनों की गाली खा रहे हैं अपनी माँ बहनों की जान बचाने के लिए, अपने माँ बहनों की जान लेने वाले लोगों को पकड़ने के लिए। हमने उसमें 22 दिन का आंदोलन किया। तब जब बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ तब जाके एक अपराधी उसका पकड़ा गया, ने कहा नेपाल भाग गया था और वो आज जेल के सलाखों पे है। छोटा भाई था शायद। बीच में भी हमें पता, यहाँ अजय यदुवंशी और अभय यदुवंशी 2 भाई थे। और उस केस में भी मैं आज फिर बताना चाह रहा हूँ, हम सेटिस्फाइड नहीं है। वो केस जिस तरह से दिखाया गया ऐसा है नहीं, आधा अधूरा उसका खुलासा किया गया। देखिए वो लड़की को ये गलत काम करवाना चाह रहे थे, उसके पास इनके कुछ सबूत थे। इनको लगा कि क्योंकि जब उसको प्रेशर किया जा रहा था उसने कहा मैं काम छोड़ रहा हूँ, मेरा हिसाब करो। वो अपना गांव जाना चाहती थी, अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती थी, मगर इनको पोल खुलने की डर से उसके घर में जाके उसकी हत्या कर दी, है ना। तो अभी बीच में जब हमें पता चला दोबारा रीओपन हो रहा है वो, फिर हमने विरोध किया, वो योगा सेंटर हमने कहा ओपन नहीं करने देंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि सिस्टम जिस दिन मजबूत होगा उस दिन लोगों के अंदर डर होगा। बिल्कुल। लोग मतलब जो अनैतिक काम करते, जो गलत काम करते हैं उनके अंदर, भाई आप और हमको किस बात का डर, सही बात है। पर डर तो उनका होगा ना जो लोग गलत काम कर रहे हैं। अगर उनके अंदर डर ही नहीं है, वो बलात्कारी लोग, वो चोर डकैत टाइप के लोग, वो गलत काम करप्शन करने वाले लोग जब थाने चौकी में डीएम एसडीएम के चेयर में चाय पी रहे साथ, तो फिर डर किस बात का, हवा तो वहां से मिली ना उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हो रहा है, जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होगा तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और अभी मैंने सुना कि आप अंकिता भंडारी केस में भी आपने काफी प्रोटेस्ट किया, आप देहरादून गए थे। देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड, उससे पहले मैं बताऊं 2014 में कशिश हत्याकांड हुआ। इधर ही एक छोटी सी बिटिया 6 साल की, पिथौरागढ़ के चंद भाई हमारे 2 मित्र हैं, उनकी बिटिया कशिश, वो यहाँ शादी में शामिल होने आए थे, दरिंदों ने उसको मार दिया। 3-4 दिन रात भर हमने ढूंढा गोला से, कौन कौन किनारे नहीं ढूंढा उसको, उसकी हत्या कर दी। यहां पर उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई, एक को बरी किया, दोनों को फांसी की सजा सुनाई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। बरी कर दिया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात होती है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के वकीलों की जो उसमें इन्वॉल्वमेंट था उतना हल्का क्यों रहा। क्यों सरकारी केस हार जाता है भाई, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, क्यों हार जाता है। उसके बाद हमने हल्द्वानी में बड़ा प्रोटेस्ट किया कि गवर्नमेंट रिव्यू पिटिशन डाले उसमें। मतलब 2014 में मर्डर हो जाता है, 2025 में आके सुप्रीम कोर्ट से छूट जाता है, और एक नन्ही बच्ची का मर्डर किया, मार देना चाहिए, फांसी लगा। उसके बाद हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया यहाँ हल्द्वानी में, उसमें भी बड़ी नोकझोंक हुई पुलिस के साथ। अभी वो मसला चल ही रहा था, तो पुराना जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के दौरान पिछले 2022 सितंबर में जब हमने हल्द्वानी बंद किया था, जैसे कल हल्द्वानी बंद हमने उत्तराखंड बंद किया था, तब भी उत्तराखंड बंद कराया था, तब भी बड़ा लंबा प्रोटेस्ट हुआ, तब भी हो हल्ला हुआ। आज फिर जो है फिर से निकल के आ गया मामला। तो आज तो हम गवर्नमेंट से निवेदन कर रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराएं। शायद धामी जी ने कल बोल दिया, धामी जी ने कहा है हम सीबीआई जांच कराएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वीआईपी की सीबीआई जांच कराएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि रेणु बिष्ट जो है उसकी भी सीबीआई जांच कराएंगे, जिन्होंने बुलडोजर ले जाके जो है उस रूम को तोड़ा।
जो छेड़छाड़ की जो सबूतों के साथ। भाई सीबीआई जांच किसकी? क्या सुरेश राठौर और सनावर की सीबीआई जांच कराओगे आप? सीबीआई जांच बोला तो किस चीज की सीबीआई जांच कराओगे? तो हमारा कहना है कि सीबीआई जांच तो होगी, मगर वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होगी, और वो अंकिता भंडारी के केस को रीओपन शुरू से करेंगे। भाई आपकी एसआईटी ने रेणु बिष्ट जो है यमकेश्वर की विधायक, उसको एसआईटी के अंदर क्यों नहीं लिया? भाई उसने डेमोलिश की थी ना। वो जो पुलकित आर्या, अंकित आर्या है, विनोद आर्या उसका फादर, उनके मोबाइल की सीडीआर क्यों नहीं ली? किसने रोका? एसआईटी ने उन सबको शामिल क्यों नहीं किया उसमें? खुद मुख्यमंत्री धामी जी ने उस दिन अपनी पोस्ट में डाला था 22 सितंबर 2022 को, 20 सितंबर 2022 को लगभग, कि हमने बुलडोजर लेके इसको ध्वस्त किया। तो मुख्यमंत्री धामी जी फिर आपने क्यों किया? सही बात है। तभी तो उंगलियां आपकी तरफ जा रही है, तभी तो हम कह रहे वो वीआईपी कौन, मुख्यमंत्री मौन क्यों? वीआईपी का नाम बताओ। वीआईपी का नाम सबको पता है ना? हम यही तो कह रहे वीआईपी कौन, मुख्यमंत्री गट्टू मौन। बट्टू भी बोलते हैं तो ये सवाल तभी, और वीआईपी का जिक्र उस बिटिया ने भी किया था अपनी चैट पे, जो पुष्पराज उसका दोस्त था, पुष्पदीप, उसको कहा था। एक छोटी सी क्लिप भी उन दौरान आई, अभी फिर चल रही वीडियो, जो सिसकते हुए रो रही हो, बेटी मेरे बैग नहीं चले जाओ, मेरी जान बचा लो। तो ये भाई है ना, तो ये छिपा रहे कुछ ना कुछ, दाल पूरी काली है। सीबीआई जांच अगर ढंग से हो जाए तो नीचे से ऊपर तक सारे इनके पर्दे खुलेंगे, पर्दे खुल जाएंगे, तब पता चलेगा कालिक कितनी है कोयले के खान में, ये लोग कितने कालिक पोत रहे अपने आप को, और यहाँ सफेद ड्रेस पहन के जनता के बीच में साफ पाक बन रहे हैं। सिस्टम ही हो गया सर पूरा काम। हम क्या समझें इसको? आप खुद बता रहे हो कि ना ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है। तो बहुत बुरे हाल है भाई साहब। स्कूलों की स्थिति खत्म, अस्पतालों की स्थिति खत्म, रोडों की स्थिति खत्म, हमारे निर्मम जो जलधाराएं थी वो खत्म, क्या रह गया? हमारे देवी देवताओं का अस्तित्व खतरे में आ गया है, तो इनके कर्मों से। तो भाई यही है कि प्रयासरत है हम लोग, हम अपने कल्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ी आर्मी हम तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं। हम पुराने, देखिए आपका जो मूल तत्व अगर आपके अस्तित्व में है तो आप है। अगर किसी भी देश को, किसी की समुदाय को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी भाषा पे वार करो। बिल्कुल सही बात। उसकी भाषा पे वार करो, उसकी भाषा खत्म कर दो। जब भाषा खत्म होगी तो संस्कृति खत्म होगी, और भाषा और संस्कृति ही उसकी पहचान होती है। तो ये कांग्रेस भाजपा यही तो कर रही है हमारे साथ। जैसे महाराष्ट्र में मराठी जो है, हाँ, लोकल लैंग्वेज है, वो सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। वैसे उत्तराखंड में हमारे है कहाँ? पहाड़ी लैंग्वेज कहाँ पढ़ाई है? जाती है। कहाँ है? तो मैं कह रहा हूं ना, दुनिया के किसी भी देश में देखिए, डेवलप कंट्री वही होगी जिसकी अपनी भाषा होगी। चाइना दीजिए, जापान दीजिए, चाहे बेल्जियम है, यूरोप है, कई बार जिसकी अपनी भाषा होगी वो डेवलप होगा। मगर उत्तराखंड राज्य की सत्ताएं चाहते नहीं है कि पहाड़ के लोग डेवलप हो, तब जाके हमारी भाषा को मान्यता नहीं दे रहे, ब्लेम कर रहे हैं कि ये तो भाषा, ये तो पहाड़ी में नहीं बोलते, हम क्यों दे? भाई साहब मेरा बच्चा पहाड़ी नहीं बोल रहा आज, कब बोलना शुरू करेगा? जब वो नर्सरी में जाएगा ना, सब्जेक्ट होगा, नहीं पढ़ेगा तो टीचर उसको मारेगी। उसको डर होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, फेल होने के डर से बढ़ेगा। मैं अपने घर में इंग्लिश नहीं बोलता, इसका मतलब ये थोड़ा कि मेरी बेटा और बेटी इंग्लिश नहीं बोलती। उसका तो सब्जेक्ट तो बढ़िया इंग्लिश बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? उसका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। तो जिस दिन हमारी भाषा को मान्यता मिलेगी, हमारी भाषा अपने आप ही ऊपर आ जाएगी, हमारी रीति रिवाज, हमारी सारी चीजों की बात होने लगेगी। भाई साहब ये हमारा राज्य ना 33 कोटि देवी देवताओं का, ये मानसखंड और केदारखंड है ना। ये हजारों साल पुराने पीछे से है, इसका इतिहास खोदते रह जाओगे खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है ना। मगर हमारे इतिहास को दफन कर दिया। बताइए आपने और हमने क्या पढ़ा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या पढ़ा? जिया रानी पढ़ा? इस भारत की पहली महिला जौहर करने वाली माता जिया रानी, जो रानी बाग में जहां पर मंदिर। अच्छा, हमें नहीं पता भाई।
इतिहास पढ़ा नहीं तो क्यों बोलो? इतिहास नहीं पढ़ा हमने। हम तो वही जानते थे कि वो पद्मावत सिंह देखी थी, वही जौहर वही से यस, हमारा कल्चर खत्म कर दिया। तुर्कों को रानी बाग से ऊपर नहीं घुसने दिया, रानी कर्णावती ने गढ़वाल में नहीं घुसने दिया। क्या किसी ने पढ़ाया? हमारे वीर और शौर्य के प्रतीकों का जिक्र कहीं होता है? हमारा छोलिया नृत्य, फोक डांस, हमारे बच्चे कथकल, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम सीख रहे, क्या हमारे बच्चे हमारे छोलिया सीख रहे हैं? वीर और शौर्य का प्रतीक तलवार, मजाक कर रहे हो? वीर और शौर्य का प्रतीक है हमारा छोलिया। कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है सर। रीजन है ना, हमारे रीजनल चीजों को खत्म कर दोगे। मैंने क्या ना, जिसकी भाषा खत्म वो कौम खत्म, उसकी पहचान खत्म। तो भाषा ही खत्म होगी तो सब कुछ खत्म होगा। तो ये इसमें काम करने की जरूरत है। तो आपकी पहाड़ी आर्मी इस पे काम कर रही है? इसमें हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूं, हमारा इतिहास बहुत बड़ा वैभवशाली रहा है, बहुत बड़ा वैभवशाली। कतियूरी राजाओं से भी पहले का हमारा इतिहास है। आज उत्तराखंड में 15 साल का कोई व्यक्ति बाहर से आया, उसका स्थायी बन जा रहा है यहाँ। और जो 1500 साल पहले से ले रहा है उसका भी स्थायी बन रहा है। यहाँ का मूल कोई है ही नहीं, कोई है नहीं। और सबसे बड़ी मजे की बात, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनती थी। दुरुस्त बागेश्वर के लिए 50, चंपावत के लिए 50, पिथौरागढ़ के लिए 50, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के उतनी वैकेंसी तो होगी। आज क्या कर दिया, मेरिट बना दी स्टेट लेवल की। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले, वहां का 10,000 बच्चा फॉर्म भर रहा है और हमारे गांव का 100 बच्चा फॉर्म भर रहा। क्यों? हमारा गांव के आदमी ने तो सरकारी नौकरी की होप ही छोड़ दी, दिल्ली बॉम्बे चला गया। सही बात है। और आप कहां पर बैठे हो? अभी हल्द्वानी में बैठे हो। हल्द्वानी में हमारा पहाड़ का आदमी बसने के लिए आ रहा, नौकरी के लिए नहीं। मगर हल्द्वानी में ही बाहर का आदमी नौकरी के लिए आ रहा, न कि बसने के लिए। बसने के लिए, सही बात है। जिस दिन हल्द्वानी से पहाड़ छोड़ के हम लोग निकल गए यहाँ से, मक्खियां भिनभिनाएंगी। यहाँ है कौन? यहाँ जितने व्यापारी है किसके बदौलत तो चल रहे हैं? सही बात है। कौन कंजम्पशन कौन कर रहा है? सही बात है ना। बहुत सारी चीजें। अभी मैं वो बसपा के विधायक शहजाद की बात सुन रहा था कि पहाड़ के लोग जो है मैदानों में आ जा रहे। मैदानों में क्यों आ रहे? पहाड़ को जाओ। अरे हमारा घर है यार, हम आंगन में रहे हैं, अंदर रहे। बिल्कुल सही बात है। विधायक, बसपा का विधायक शहजाद ये कहता है कि भाई ये जो है पहाड़ के लोग को पहाड़ में रहो, फिर बाहर क्यों आ रहे हो, मैदान में क्यों आ रहे हो? भाई कौन सा मैदान, कौन सा पहाड़? रुद्रपुर किच्छा भी तो उत्तराखंड में। कौन सा मैदान, कौन सा पहाड़? आप रुद्रपुर किच्छा की बात कर रहे हो ना भाई। ये मेरा घर है, मैं आंगन में सोऊं या कमरे में सोऊं? सही बात है। रुद्रपुर कौन है भाई? कतियूरी राजा रुद्रचंद के नाम से रुद्रपुर है, बाज बहादुर चंद के नाम से बाजपुर है, काशीनाथ अधिकारी के नाम से काशीपुर है। अब क्या बातें कर रहे हो? सब शरणार्थी है, सब शरणार्थी। भारत की आजादी के बाद शरण दिया है भाई हमने, उसके बाद भी उछल रहे हो। गलत बात है। हम फिर कह रहे हैं, हम लोगों का एक मिजाज रहा है अतिथि देवो भव। हम सौम्य और शांत, जैसे पर्वत अडिग है, शांत खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। नदी बह रही है, कल 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 कल, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही। वो स्वभाव हमारा है। सही बात है। वो हमारे डीएनए में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अविलांच नहीं होगा, हम फूटेंगे तो फिर तगड़ा फूटेंगे, पूरे फूटेंगे। इस बात को याद रखें, ये सब हमारा है और हम यहाँ के मूल लोग हैं। और हम लोग अतिथि देवो की बात करते, सब रहो, सब खाओ, सब मौज करो यार, सब यारी दोस्ती करो, सब बढ़िया तरीके से रहो। सही बात। क्यों किसी को परेशान करना? किसी हरीश रावत जी, आने वाले 5 सालों में आप अपनी पहाड़ी आर्मी को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो छोटी काम करता रहता हूँ। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले पहाड़ी नगर पथ संचलन किया। ठीक, अपने देवी देवताओं के विषय में बात की हमने, नगर में भ्रमण किया, अपने कल्चर की बात कही। हम चाहते हैं जो हमारा मूल स्वरूप है उत्तराखंड का, हमारा केदारखंड मानसखंड का, उस मूल स्वरूप की बात की जाए कि देखो, अपनापन तो अपनों से होगा। मेरी बारात में कोई दिल्ली बॉम्बे का नहीं आएगा, मेरी बारात में मेरे अपने लोग आएंगे। अपने लोग आएंगे, सही बात है। मेरे जागर में मेरे घर के लोग आएंगे। तो मैं चाहता हूं हम जागर गड़ाएं और सारे अपने लोग इकट्ठे हो और हम अपनी बात करें, क्योंकि देश बहुत बड़ा है।
देश की रक्षा करने के लिए। क्योंकि मैं एक बार और बताना चाह रहा हूँ, हम लोगों से कोई इस बात का जिक्र ना करें कि हमसे कोई देशभक्ति के बारे में ना पूछें, क्योंकि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। सही बात। क्योंकि हमने अपने एक परिवार के एक व्यक्ति को बॉर्डर में छोड़ा है, आर्मी में है हमारा बंदा, हमारे सही बात गढ़वाल है, राइफल्स बिल्कुल। और कुमाऊं रेजिमेंट का एक परिवार का एक बंदा जो है बॉर्डर में देश की रक्षा कर रहा है। हमसे देशभक्ति के विषय में कोई बात ना करें। अब जो लोग बचे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, हमारा एक भाई तो देश को बचा रहा है। सही बात। आप अपने प्रदेश में रह के अपने कल्चर को बचा लो, अपनी संस्कृति को बचा लो, अपनी भाषा को बचा लो, अपने संसाधनों को बचा लो। और ये बात किससे कहेंगे? हम अपनों से कहेंगे। तो जब अपनेपन की बात आती है, लोग इकट्ठे होते हैं। बगैर मन के भी तो बारात में आता ही चाचा, अगर नाराज हो जाते हो, है ना। जिस चाचा से जीजिया से लड़ाई हो गई, वो है निमंत्रण तो मानना ही पड़ेगा, निमंत्रण टूट जाएंगे। तो इसलिए अगर हम अपनों की बात कर रहे हैं तो मैं तो हमेशा हर किसी से कहें कि पहाड़ी आर्मी से जुड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ो। हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो अपनी बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यही हमारा उद्देश्य भी है कि पर्वतीय संस्कृति संसाधनों की रक्षा हो पाए और अपने लोगों को बचा पाएँ, अपने लोगों पे जो संकट आएगा तो सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर उसकी मदद कर पाएँ, चैरिटी कर पाएँ। बाकी असहाय आदमियों की जो, अच्छा मैं कह तो रहा हूँ चैरिटी कर पाएँ। जैसे हमारे पास कभी आता है कि इनको इतने रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने संगठन के माध्यम से सबसे 2-2 500 रुपये इकट्ठे करते हैं, तो उसकी चैरिटी हो जाती है। क्यों? मैं इसलिए भी कहता हूँ अपने लोगों से, संगठन से जुड़ो हमारे। क्यों? कब किसको क्या प्रॉब्लम आ जाए कुछ नहीं पता। उस समय अगर आप किसी से, अपने दोस्त से भी 50,000 रुपये मांगोगे, कोई नहीं देगा। अगर देगा तो 10 जगह बात कर लेगा वो। आपकी उत्तराखंड जो पहाड़ी आर्मी है इससे जुड़ने के लिए थोड़ा दर्शकों को बताइए कैसे जुड़ सकता है। हमने अपना, हमारा पेज भी, मेरा नाम हरीश रावत है, मेरा अपना पेज है। हमारा पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड का अपना पेज है, उसमें QR कोड भी है। हम सदस्यता शुल्क भी लेते हैं 100 रुपये, और हम कहते हैं आप सदस्य बनो और अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाओ, सामूहिक रूप से उस मुद्दे का सलूशन करेंगे। आपके क्षेत्र में कोई इस तरह की समस्या है जो जनता के माध्यम से होगा, तो जनता को इकट्ठा किया जाएगा। अगर आपकी समस्या, कोई प्रॉब्लम ऐसी, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी अस्पताल की जरूरत है, किसी स्कूल की प्रॉब्लम है, फीस नहीं जा रही है उसकी, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम चैरिटी करेंगे, उसको भी सॉल्यूशन तक ले जाएंगे। छोड़ना नहीं था किसी को। कोई गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख? हार्ट जैसी प्रॉब्लम है, न्यूरो जैसी प्रॉब्लम आ गई तो 5-5, 10-10 लाख रुपए इलाज में आ जाएगा। तो किसको बेचेगा वो? खेत बंजर पड़े हैं, रोड नहीं है, खेत बिकेगा नहीं, और उसके पास कुछ है नहीं, तो या तो वो कर्जा मांग मांग के जिंदगी भर के लिए कर्जावन बन जाएगा। अगर पेशेंट नहीं बचा तो एक तो पेशेंट जाएगा, दूसरा वो कर्जे में डूब जाएगा। तो इसलिए हम सामूहिक रूप से प्रयास करके उसके बोझ को थोड़ा सा हल्का करेंगे। तो लोग, मैं आपसे ये बोलूंगा जी, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो आपके QR को स्कैन करें, आप हमको पढ़ें, हमारे विचार को पढ़ें, हमारे सोशल मीडिया में हमारी एक्टिविटी होती है उसको जानें, उसके बाद अपने लोगों के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए इकट्ठा होना सीखें। क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है ना। संगठन अगर होगा तो शक्ति होगी। ये सरकार बदलना, ये नियम बदलना, ये सब जनता के हाथ में है। देखा ना वो क्या कहते हैं, नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट, सरकार तो छोड़ो, नियम तक बदल दिया, 16 साल का बच्चा वोट दे सकता है वहाँ। सब जनता के हाथ में। तो यही कहूँगा। तो आपसे जुड़ेंगे बिल्कुल, बिल्कुल धन्यवाद। जुड़ेंगे आपसे बिल्कुल, आपके विचार बड़े अच्छे लगे। तो दोस्तों, ये थे हरीश रावत जी, समाज सेवी और पहाड़ी आर्मी के संस्थापक। बिल्कुल। और दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, समय निकाला। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक हम नए चेहरे के साथ मिलते हैं। हमारे चैनल बैठक अपनों की देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। धन्यवाद।